तो एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 13। जैसे कि हमारा और आपका इतिहास होता है, वैसे यूपीएससी का भी इतिहास रहा है और यूपीएससी के इतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन में एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए आज 13 टेस्ट नंबर है और ये टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप स्कैन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन पीडीएफ आपको मिल सके। डेली हमारी क्लासेस होती हैं 3 बजे से शाम को। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी प्रत्येक जो है चैप्टर से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है हमने उठाया है, जिसमें हमने लगभग 8 चैप्टर पूरे कर लिए हैं 4 पार्ट में। ठीक है, 2 टेस्ट और होंगे इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे का भी टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो उसमें इम्पॉर्टेंट डाटा है उसको मैंने पूरा कंपाइलेशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यूपीएससी की हम लोग आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में पूछा है, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, इस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि अर्जित की। ऑप्शन बी, इसका आयोजन भू राजस्व के लगभग 30% की वृद्धि के कारण किया गया था। ऑप्शन सी, आंदोलन छोटा था और असहयोग आंदोलन के साथ मेल खाता था। ऑप्शन डी, जांच समिति ने कर वृद्धि के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी की सिफारिश की थी। तो आपको बताना है कि बरदौली सत्याग्रह के संबंध में सबसे कम उपयुक्त जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में सेम मिल जाएगा, जिसका मीडियम इंग्लिश हो वो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर कर सकता है, जिसका माध्यम हिंदी हो वो हिंदी क्वेश्चन को प्रेफर कर सकता है। तो ये टेस्ट आप दोनों के लिए ही, दोनों भाषाओं के लिए ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हमारा फुल लेंथ का भी टेस्ट चल रहा है, वो भी दोनों भाषाओं के साथ ही चल रहा है। तो चलिए बहरहाल बारदौली सत्याग्रह के बारे में देखते हैं सबसे कम उपयुक्त क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो बारदौली सत्याग्रह ये कहाँ चल रहा था? ये चल रहा था गुजरात में। ठीक है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार पटेल। और आंदोलन तब शुरू हुआ जब भू राजस्व में अचानक जो है 30% की वृद्धि हुई। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान बारदौली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक तो सही है, लेकिन इसमें पूछा सबसे कम उपयुक्त। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी जो है गलत है, यानी इसमें कहा गया आंदोलन छोटा था और असहयोग आंदोलन के साथ मेल खाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो फरवरी 1926 में शुरू हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1922 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था। सॉरी, असहयोग आंदोलन जो है 1922 में जो है चौरी चौरा घटना के बाद जो है इसे वापस ले लिया गया था। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 42 में क्या पूछा? निम्नलिखित कथनों में विचार करें कौन सा कथन सही है। तो सही की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए की बात करें, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के तुरंत बाद गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। ऑप्शन दो, एम के मुंशी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विधान परिषद की अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। तो आपको दोनों कथनों में बताना है कौन सा कथन जो है सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें, ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है। महात्मा गांधी को बोअर युद्ध में उनके काम के लिए अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के तुरंत बाद उनको जो है कैसरे हिंद की उपाधि नहीं दी गई थी, जब बल्कि जो है बोअर युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों ने
इनको जो है कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे तो उसमें गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने का कारण फरवरी 1922 में चौरा चौरी में हुई हिंसा घटना थी। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि के एम मुंशी ने बरदोली सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद से अपनी सीट से इस्तीफा दिया था। ठीक है, उनके साथ लालजी नारंगी ने भी इस्तीफा दिया था। इस प्रकार जो है ये जो इसमें कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ये नहीं, इसमें क्या था, बारदोली जो है जो सत्याग्रह आंदोलन था उसकी वजह से शामिल होने पर उसके समर्थन करने के कारण उन्होंने जो है सीट से इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार जो इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड चेम्स बोर्ड के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं घटी? ऑप्शन एक, किसी प्रांत में प्रथम भारतीय गवर्नर। ऑप्शन दो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन तीन, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना। तो आपको बताना है दोस्तों कि लॉर्ड चेम्स बोर्ड का कार्यकाल, उस दौरान कौन सी घटना घटी। तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि लॉर्ड चेम्स बोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था। तो अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1916 से 1921, ये इनका जो था कार्यकाल था। और उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों या भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए जाना जाता था। ठीक है, यानी इन्हीं के कार्यकाल में जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, ये इन्हीं के कार्यकाल में आया था। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही एसपी सिन्हा को बिहार के राज्य में पहले भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन एक जो है सही है। तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? एसपी सिन्हा थे। ठीक है, और कहाँ के थे? बिहार के भारतीय गवर्नर। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन एक जो है सही। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी इन्हीं के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है गलत है। हिंदू महासभा की स्थापना 1916 में जो है किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो इनका कार्यकाल था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था, उस दौरान जो है ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है, यानी इनके गवर्नर जनरल के पहले जो है कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो उनके कार्यकाल के दौरान जो है हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन तीन गलत है, एक और दो सही है, यानी इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, एन.एम. जोशी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। ऑप्शन दो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अपने नागपुर अधिवेशन में विभाजन का सामना करना पड़ा। ऑप्शन तीन, एन.एम. लोखंडे एटक के गठन में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर एटक का मतलब है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन एक की बात करते हैं। तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही है कि एन.एम. जोशी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी एटक जिसे कहते हैं, के संस्थापकों में से एक थे। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें एटक की, तो कौन थे अध्यक्ष? कौन थे अध्यक्ष? थे लाला लाजपत राय। ये कौन थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और जबकि महासचिव कौन थे? दीवान चमन लाल। महासचिव थे दीवान चमन लाल। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन एक सही। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है,
यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 1929 में अपने नागपुर अधिवेशन में रॉयल कमीशन ऑन लेबर के बहिष्कार के मुद्दे पर विभाजन का सामना करना पड़ा था। विभाजन जेएल नेहरू की अध्यक्षता में के दौरान हुआ था, यानी जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी एन.एम. लोखंडे भारत में ट्रेड यूनियन के आंदोलन में अग्रणी थे और उन्होंने 1980 में बॉम्बे मिल एंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और वह एटक के गठन से जुड़े नहीं थे। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 जो है सिर्फ और 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, 45 में क्या पूछा है? जामिया मिल्मिया इस्लामिया की स्थापना दिल्ली में खिलाफत असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। ऑप्शन 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो जामिया मिल्मिया इस्लामिया की स्थापना जो है 1920 में खिलाफत असहयोग आंदोलन के दौरान देश में स्वदेशी शिक्षा के समर्थन के लिए की गई थी। यह शुरू में अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, बाद में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा और डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रयासों से स्थापित किया गया था। ठीक है, जामिया मिल्मिया इस्लामिया। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन सा कथन जो है सही है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, पेशे से वकील जो गांधी के कार्यों से प्रेरित थे, उन्होंने केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उन्हें भारत में आधुनिक सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में माना गया। उन्होंने गुजरात में खेड़ा, बोरसाद आदि के लिए किसानों को लामबंद करने में सक्रिय भूमिका निभाई। तो उपरोक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व के उल्लेख कर रहे हैं? तो इसमें इस कथन में अगर आपको कुछ ना भी पता हो तो उसमें कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, वो कीवर्ड अगर आपको पता है तो आपको जो है इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि आधुनिक सिविल सेवकों की सेवाओं का संरक्षक संत के रूप में माना गया, एक तो ये। दूसरा, उन्होंने गुजरात में खेड़ा, बरसौदा आदि में किसानों को लामबंद करने में सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये सीधे सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था। ऑप्शन 2, होम रूल आंदोलन के नेताओं के प्रयासों के कारण लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सा कथन इसमें सही है? ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। देश में होम रूल लीग का गठन किया गया, एक एनी बेसेंट के अधीन था ये, और दूसरी बाल गंगाधर तिलक के अधीन था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के दायरे में स्वशासन की प्राप्त करना था। यह आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर था। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी एमजी मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन सूरत विभाजन को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, जब चरमपंथी के नेताओं ने कांग्रेस की वापसी कराई थी तो होम रूल आंदोलन का आयोजन करने वाली एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से इसे काफ़ी हद तक हासिल किया गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन के संबंध में ये जो कथन दिया गया है ये गलत है, यानी ऑप्शन 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन की शुरुआत से पहले प्रस्तावित हुई? ऑप्शन 1, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ऑप्शन 2, संघीय स्तर पर द्वैध शासन। ऑप्शन 3, केंद्रों में द्विसदनी विधायिका। ऑप्शन 4, प्रांतीय स्वायत्तता। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के पहले जो है इन चारों ऑप्शनों में किसकी पहले शुरुआत हुई थी? तो अगर महिलाओं को वोट देने के अधिकार की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेगो चेम्स वोट रिफॉर्म जिसे कहते हैं उसके अनुसार दिया गया था, जो 1920 के असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले हुआ था। तो इस प्रकार
ये हो जाएगा 1919 में, जबकि असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1920 में। इसके अलावा अगर बात करें संघीय स्तर पर द्वैध शासन की बात, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर जो है द्वैध शासन शुरू किया गया था, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इसे हटा दिया गया था। हालांकि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, लेकिन कभी ये लागू नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर ये 1935 की बात करें। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनी विधायिका की बात करें तो ये भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 के प्रावधान के फलस्वरूप हुआ। चौथे की बात करें तो ये जो है प्रांतीय स्वायत्तता के 1935 की बात की गई। तो कुल मिलाकर इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है 1 और 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें गलत है? ऑप्शन 1, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 के आगामी चुनाव के लिए असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन 2, जवाहरलाल नेहरू असहयोग आंदोलन से दूर रहे क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का विचार का समर्थन किया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। सॉरी, यानी इसमें लिखा है CR दास मोतीलाल नेहरू ने 1923 में आगामी चुनाव के लिए असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जबकि इसमें मोतीलाल नेहरू ने काफ़ी हद तक इसका समर्थन किया था। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी गलत है। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने किसानों के मुद्दे को सुनने के लिए किसान सभाओं का आयोजन किया। हालांकि वह गांधी द्वारा आंदोलन की अचानक वापस लेने के खिलाफ थे और उनकी अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस में के लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। 50 में क्या पूछा? असहयोग आंदोलन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, ब्रिटिश शासन की अजेयता को चुनौती दी गई थी। ऑप्शन 2, आंदोलन की अचानक वापसी कार्ड सत्याग्रह की पद्धति की विफलता। कौन सा कथन सही है असहयोग आंदोलन के संबंध में? अगर बात करें ऑप्शन 1 जो है वो सही है, यानी लोगों को अजेय प्रतीत होने वाले औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी गई थी। लोगों ने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासन अजेय नहीं है, इसे जन संघर्ष और एकजुट भावना से हिलाया जा सकता है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया, जिससे कई आंदोलनकारी लोगों का मोह भंग हो गया। हालांकि यह सत्याग्रह पद्धति की विफलता नहीं थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है वो सही, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, स्वाभिमान आंदोलन और महार सत्याग्रह जाति आधारित आंदोलन थे। ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन और महार सत्याग्रह जो है जाति आधारित आंदोलन थे। ऑप्शन 2, ये आंदोलन असहयोग आंदोलन की प्रत्यक्ष शाखा थे। तो आपको बताना इन दोनों में से कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो स्वाभिमान आंदोलन और महार सत्याग्रह दोनों जो थे वो जाति आधारित आंदोलन थे। स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व जो है ई वी रामास्वामी नायकर ने किया, जबकि अगर बात करें तो महार सत्याग्रह जाति का जो है इसका नेतृत्व जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, यानी ये आंदोलन असहयोग आंदोलन की शाखा के रूप में नहीं थे और ये असहयोग आंदोलन के बाद हुए, लेकिन दलित वर्गों को शिक्षित की जागृत चेतना का परिणाम थे। तो इस प्रकार इसमें केवल और केवल जो है ऑप्शन 1 जो है वो सही है। तो 4 महानुभूतियों के बारे में जो है कुछ कथन दिया गया है। उन्होंने 1896 की शुरुआत में बॉम्बे में विदेशी कपड़ा बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया, जिसके बाद फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के लिए कर मुक्त अभियान चलाया। उन्होंने तर्क दिया कि वेदों की उत्पत्ति आर्कटिक है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। उपरोक्त कथन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया जा रहा है? तो इसमें देखेंगे, अगर वेदों की बात की है, वेदों की उत्पत्ति आर्कटिक से हुई है,
तो इसमें अगर 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 आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबका इसमें बाल गंगाधर तिलक पर ऑप्शन जो है दिमाग जाना चाहिए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के चरमपंथी गुट से थे, और वो जो है वेदों के पक्ष में ज़्यादा रहते थे। उन्होंने जो है 1896 में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़े के बहिष्कार का आयोजन किया। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों द्वारा कर मुक्त अभियान चलाया, और तिलक का मानना था कि आर्य आर्कटिक से आए थे, और उन्हें ने वेदों में आर्कटिक होम लिखा। उन्हें केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी अखबार शुरू किया। मेरे कहने का मतलब ये है, जहाँ वेदों वगैरह की बात की जाए, अगर आपको नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप गेस करना चाहें तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे दयानंद सरस्वती भी, अरविंदो घोष भी, बिपिन चंद्र पाल हैं, तो इनका जो है इसमें और जो कैटेगराइजेशन किया है उसके हिसाब से इसमें सबसे सही उपयुक्त जो है बाल गंगाधर तिलक आपको लगना चाहिए। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक एकदम एग्जैक्ट सही है। 53 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन एक, एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन का उद्देश्य साइमन कमीशन का बहिष्कार करना था। ऑप्शन दो, साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन तीन, साइमन कमीशन के बहिष्कार में मुस्लिम लीग एकजुट थी। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन एक जो है सही है। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? साइमन कमीशन आया था 1927 में। संवैधानिक सुधारों की उन्नति की सिफारिश करने के लिए नियुक्त एक श्वेत आयोग था। तो इस प्रकार देखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे तो 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में हर स्तर पर इसके सभी रूपों को आयोग का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है गलत है। यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करें तो वो नियुक्ति थी लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 31 तक। इस प्रकार ऑप्शन दो गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी गलत है। यानी जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने बहुमत वाले गुट के आयोग का बहिष्कार किया, जबकि मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाले दूसरे गुट ने आयोग का समर्थन किया। इसके अलावा पंजाब के संघवादियों और दक्षिण में जस्टिस पार्टी आयोग ने भी बहिष्कार नहीं किया। तो कुल मिलाकर साइमन कमीशन के बहिष्कार में मुस्लिम लीग एकजुट थे, ये बात जो है गलत है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक जो है वो सही है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में कौन सी साइमन कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की कि 1927 में आया। इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो संवैधानिक सुधारों के उन्नति के लिए आया था। तो इसमें क्या क्या बातें की गई थी? ऑप्शन एक, सिंध को बंबई से अलग करना। ऑप्शन दो, सार्वजनिक मताधिकार। ऑप्शन तीन, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार। ऑप्शन चार, केंद्र और प्रांतों की जिम्मेदार सरकार। तो आपको बताना है कि महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या क्या थी। तो इसमें महत्वपूर्ण सिफारिशों में जो इसमें शामिल था उसमें सिंध को बंबई से अलग करना। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें शामिल था पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। यानी इसमें सार्वजनिक मताधिकार की सिफारिश नहीं की गई थी, और इसने केंद्र पर जिम्मेदार सरकार की सिफारिश नहीं की थी। हालांकि प्रांतीय स्तर पर इसने द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता के साथ एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की सिफारिश की थी। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन ए सही है, एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों के लिए सिफारिश की थी। ऑप्शन दो, साइमन कमीशन के संघ के विचार में केवल ब्रिटिश प्रांत शामिल थे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन जो है सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है? 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश केवल ब्रिटिश प्रांतों तक सीमित थी।
नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन के खिलाफ अपने लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने का एक प्रयास था। यह एक संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए राज्य सचिव लॉर्ड ब्रिकेड हेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती का जवाब था। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइमन कमीशन ने सुझाव दिया था कि निकट भविष्य में भारत में संघवाद लाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे, उनके अनुसार कहा गया कि ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों दोनों के सदस्यों को शामिल करने के लिए ग्रेटर इंडिया की सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार जो है केवल इसमें ब्रिटिश प्रांत नहीं थे, रियासतें थी, रियासतें भी थी। और उनके हिसाब से जो है संघ जो है का निर्माण करना संभव नहीं है, संघवाद लाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों गलत है, यानी अगर बात करें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक सीटों का आरक्षण, ऑप्शन दो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन तीन पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन चार केवल प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार। तो नेहरू रिपोर्ट की बात इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नेहरू रिपोर्ट जो है भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन के खिलाफ अपने लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रयास था। तो इस प्रकार जो देखेंगे सीटों का आरक्षण की जहाँ तक बात थी वो जो है तो प्रांतीय विधानसभाओं में जहाँ पर मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान था, जहाँ वे अल्पसंख्यक थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी नेहरू रिपोर्ट में अपने 19 मौलिक अधिकारों का एक समूह के बारे में बात करते हैं, जिससे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसमें शामिल था, जो उन्होंने 19 मौलिक अधिकारों की बात की थी। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन जो है गलत है, यानी नेहरू रिपोर्ट में स्वशासी अधिराज्य को दर्जा देने की मांग की गई थी, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की। इस प्रकार जो है ऑप्शन तीन भी गलत है, ऑप्शन चार भी गलत है। यानी नेहरू रिपोर्ट में केंद्र और प्रांतीय दोनों स्तरों पर जिम्मेदार सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रकार इसमें केवल जोन कौन सही होगा? ऑप्शन बी, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक मुस्लिम लीग को दिल्ली प्रस्ताव और जिन्ना के 14 बिंदुओं एक सेकंड ऑप्शन ए की बात करें, मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्ताव जिन्ना के 14 बिंदुओं में पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर मतभेद था, यानी जिन्ना का जो 14 पॉइंट्स था उन पर लेकर मतभेद था। ऑप्शन दो हिंदू महासभा केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों के साथ एकात्मक राजनीति की संरचना के पक्ष में थी। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। अगर दिल्ली प्रस्ताव की बात करें तो दिल्ली प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के नेताओं ने दिल्ली प्रस्ताव जो था उसको मुस्लिम लीग के नेताओं ने स्वीकार कर लिया था। संविधान के मसौदे में जोड़े जाने वाले उनके द्वारा की गई मांगों को 4 समूहों में विभाजित किया गया था। इन प्रस्तावों को 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। इन प्रस्तावों में शामिल था, यानी इन प्रस्ताव के अनुसार जो था मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल दिया जाए। केंद्रीय विधानसभा में 1/3 सीटें मुसलमानों द्वारा भरी जाएंगी। बंगाल और पंजाब बंगाल पंजाब मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे, उसमें उनकी आबादी के अनुपात में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर 3 नए मुस्लिम प्रांतों के रूप में गठन किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखेंगे ऑप्शन एक जो है वो सही है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है, यानी हिंदू महासभा केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां के साथ एकात्मक राजनीति की संरचना के पक्ष में था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, कुछ युग्म दिए गए हैं, आपको सही युग्म सम्मिलित करना है। दिल्ली समझौता, गांधी के 11 सूत्री मांगे। ऑप्शन दो दिल्ली प्रस्ताव किससे संबंधित था? गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए कांग्रेस की शर्तें। ऑप्शन तीन दिल्ली घोषणा पत्र, नेहरू रिपोर्ट के लिए मुस्लिम लीग की मांग। तो आपको बताना है इसमें जो है कौन कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन एक की बात करें तो दिल्ली समझौता, या जिसे गांधी इरविन संधि
के नाम से जानते हैं, जो 1931 में हस्ताक्षरित की गई थी। और 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इसका समर्थन किया गया था। तो इस संधि के मुख्य प्रावधान शामिल थे, जैसे हिंसा के दोषियों को नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों को रिहाई, केवल स्व उपभोग के लिए नमक बनाने के तटीय गांवों को अधिकार, सरकार के आपातकालीन आदेश वापस ले लिए गए। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। तो दिल्ली घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा जारी किया गया था, जिसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें थी। कांग्रेस ने स्वराज को तत्काल प्रदान करने की मांग की और गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए था। साथ ही उसके पास कांग्रेस के बहुमत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। इस प्रकार देखेंगे तो दिल्ली घोषणा पत्र जो हुआ था उसमें इसकी बात की गई थी। तो दिल्ली प्रस्ताव की बात कर रहा है, इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी गलत है, क्योंकि ये जो नेहरू रिपोर्ट के मुस्लिम लीग की मांग जो थी वो दिल्ली प्रस्ताव में था। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी होगा, वो इसमें कोई सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। 59 में पूछा है, लाहौर अधिवेशन 1929 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, इसी सत्र में गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। ऑप्शन 2, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को इस्तीफे देने के लिए कहा गया था। ऑप्शन 3, इंकलाब जिंदाबाद का नारा अपनाया गया। तो लाहौर अधिवेशन की बात अभी मैंने की है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी इसी अधिवेशन के दौरान गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था और इसी अधिवेशन के दौरान जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। और ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है गलत है, यानी इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दिसंबर 1931 में तब उठाया गया जब रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है, यानी इसमें ऑप्शन ए जो है 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, दीपावली घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1, दीपावली घोषणा में स्पष्ट रूप से भारत को अधिराज्य यानी डोमिनियन का दर्जा देने की समय सीमा बताई गई थी। ऑप्शन 2, इसी घोषणा पत्र में गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की गई थी। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो अगर दीपावली घोषणा पत्र, जिसे इरविन की घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है, इसे आप दीपावली घोषणा पत्र कहें या इरविन घोषणा पत्र कहें, तो ये कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1929 को। तो इसने केवल यह दोहराया कि भारत के संबंध में डोमिनियन स्थित ब्रिटेन की अंतिम नीति थी, हालांकि यह बिना किसी स्पष्ट समय रेखा के एक अस्पष्ट घोषणा थी। इसने केवल वही दोहराया जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहले से ही कहा गया था। इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानी इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इरविन ने इस घोषणा में एक गोलमेज सम्मेलन का भी वादा किया था। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2। तो इसे दीपावली घोषणा पत्र, इरविन घोषणा, या फिर इसे क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी वर्ड आए आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आइस नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डेली 3 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे 3 o'clock इवनिंग।